कमी बची है, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि उस स्थिति में जब वो अभी हम अभिवादन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं नए IAS IPS अफसरों का, तो जिलों में काम करेंगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो मैं अनुभव थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि जो आज़ादी से पहले, खास करके 1950 से पहले जब संविधान लागू हुआ था, तो ऐसे भी महानुभाव काफी हैं हमारे जिनका हमें आशीर्वाद है, लेकिन अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के ऊपर नजर डालें तो आजादी से पहले तो कोई परिवेश ही नहीं था। उन्होंने उससे पहले स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कैसे कर ली है अपने आप में एक आश्चर्य है। लेकिन उसके बाद में भी हालात भी इतनी ज्यादा नहीं सुधरी थी, पर जैसे तैसे करके जो हम अगर पीछे मुड़ के अगर देखें तो जो भी इस मिडिल क्लास के जो आप जिस बैठे हैं यहाँ पे सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पे कार्य कर रहे हैं, वो कुछ ही को छोड़ के सभी का जो बैकग्राउंड अपने माँ बाप को याद करके देखें, उन्होंने बड़े कष्ट कमाई के साथ में आपको अच्छी शिक्षा दी और अच्छी शिक्षा के आधार पे आप राजकाज के हिस्सेदार बने। मैं अपने अनुभव के आधार पे बताऊंगा कि आजादी के बाद में जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात चली तो स्कीमें भी बनी, बहुत बड़े प्रोग्राम बने। उसमें जो सरकारी जमीनें पड़ी थी, एक्सेस में जमीन पड़ी थी, वो अलॉटमेंट का उसका दौर चला। और नहरी क्षेत्र में जहां पे बिल्कुल जो गंग कनाल, गंग कनाल, भाखड़ा कनाल, इंदिरा गांधी नहर कनाल, उस एरिया में तो लार्ज स्केल के ऊपर एक एक मुरबा, दो मुरबा जमीन SC ST के लोगों को मिली है। और जब मुझे एक बार अनुभव हुआ, जब मैं कलेक्टर हनुमानगढ़ था, तो एक गरीब सा आदमी मेरे सामने एप्लीकेशन लेके पेश हुआ, कहते साहब 30 साल पहले हमारा अलॉटमेंट था, वो कैंसिल हो गया घग्गर बेल्ट में, उसको नाड़ी बेल्ट कहते हैं। तो मैंने कहा अलॉटमेंट लेटर है क्या? कहा वो तो है साहब मेरे पास। वो दिखाया तो कहने लगा अलॉटमेंट किस रेट से हुआ था? कि साहब 30 साल पहले 800 रुपये बीघा के हिसाब से अलॉटमेंट हुआ था। तो मतलब 20,000 में जो 20 साल की किस्तें थी, मतलब एक साल में 1,000 देना था, वो भी वो दे नहीं पाए। और उसमें किसी ने 8,000 जमा किया, किसी ने 10,000 जमा किया, और इन द प्रोसेस उनका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया। जो भी कॉलोनाइजेशन एक्ट के जो भी प्रावधान थे, मैंने DRA को बुलाया कि भाई देखो इसकी फाइल देखो, तो उन्होंने दिखाया, कैलकुलेशन करके 10 मिनट में ले आया कि इतने तो इनके लमसम बचे हैं। इसका एक DRA स्कीम होती थी, उस समय 4% था, बाद में 6% हो गया शायद अभी, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 4% वार्षिक ही लगेगा। तो वो DRA कैलकुलेट कर लो, और ये कॉलोनाइजेशन कमीशन की मर्जी है उसमें कितना फाइन लगाते हैं, लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो नहीं लगाओ, वो टोटल उसकी मर्जी में छोड़ा हुआ। तो उसको जब पता किया तो उसमें 23,000 टोटल कैलकुलेशन हुआ एक मुरबा जमीन के लिए। आज उस जो जिस बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो अनुभव हुआ था, मेरे 1350 फाइल मैंने डिसाइड करी, उसमें आज किराए के लिए एक साल का किराया 70,000 रुपए है, जिसमें खरीद में उसमें चावल पैदा होता है और फिर गेहूं पैदा होता है, और कुछ भी नहीं करना पड़ता, घग्गर नदी अपने आप सारा काम कर देती है। 70,000 रुपए एक मुरबा के साथ 17.5 लाख घर पे भी बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भी 17.5 लाख रुपए साल का आ रहा है। और जिसके पास 2 मुरबा जमीन थी उसको 35 लाख रुपए घर बैठे आ रहे हैं। तो मैंने पता किया उसको कि भाई फाइल आगे पे कैसे कर सकते हैं, तो ये तो कॉलोनाइजेशन का मामला है। तो कॉलोनाइजेशन कमिश्नर, जो कॉलोनाइजेशन का एरिया ट्रांसफर हो चुका है रेवेन्यू को, उसमें एक सरकार का नोटिफिकेशन है कि कंसर्न कलेक्टर ही कॉलोनाइजेशन कमिश्नर होगा। वो नोटिफिकेशन देख लिया हमने, तो मैंने कहा तो मुझे ही करना है। तो वो उसने कहा भाई 23,000 आप जमा करा दो, तो वो बड़ा रोने लग गया। तो 4 जो टुकड़े जोड़ के ना उसने तहमल बांध रखा, और हट्टा कट्टा मेरे से भी डबल चौड़ा, गोरा चिट्टा अंग्रेज की तरह, कपड़े फटे पुराने। और तो रोने लग गया, कहते 5,000 लेके आए साहब, इसमें जो पट्टा दो तो दे दो, अन्यथा मैं तो बस वापस चले जाऊंगा। तो मैंने कहा क्या करें, तो उसकी एप्लीकेशन लिखवाई अपनी PA को बुला के, जो भी जमा घटा था उसमें जमाबंदी की क्या है, खसरा फसरा जो भी चक है, वो लिखवा के फिर उसको लिख दिया तहसीलदार को, क्योंकि वहाँ DRA जमा करता है जो भी रिकवरी होती है।
उसको लिख दिया जितना ही जमा कराते हो, जिस 23,000 पूरे हो जाओ मेरे पास फाइल भेज दो। और इस तरह करके कोई 100 रुपए जमा कराएगा, कभी 500 रुपए जमा कराएगा, 1000 रुपए कर, इस तरह करके 3 महीने में वो 23,000 रुपए पूरे करके ना अपनी फाइल लेके आया। मैंने सेम डे उसको पट्टा जारी कर दिया और इस तरह 1350 फाइल डिसाइड करी, 1350 फाइल डिसाइड करी और सबको जागीरदार बना के आया। मैं हनुमानगढ़ कलेक्टर, जबकि मेरी सीनियोरिटी के हिसाब से मेरा जिला नहीं था, मैं वहां से कमिश्नर बन के आया था, तो बड़ा के लेके आया था। लेकिन मेरी नाखुशी मेरी हो सकती है किसी कारण से, लेकिन जनता, मेरी समाज जो जिससे मैं आया हूँ, जहाँ से पढ़ लिख के उनके सहयोग से, चाहे मोरल सपोर्ट ही दिया हो और कोई सपोर्ट नहीं दिया हो, लेकिन उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है। इसलिए 1350 वहीं पे जागीरदार बना के आ रहे। अब एक सेक्शन है राजस्थान टेनेंसी एक्ट में, जो आरएस ऑफिसर जो आईएएस में प्रमोट हुई, शायद मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने एसडीएम, एसीएम, एडीएम काम किया होगा फील्ड में। तो 183 बी है, उसमें क्या है कि सीआरपीसी में देख लो, आईपीसी में देख लो, सीपीसी में देख लो, समरी ट्रायल का मैक्सिमम टाइम गिवन टू द डिसाइडिंग अथॉरिटी इज 90 डेज ओनली। अब 183 बी ये कि एससी एसटी की जमीन पर अगर किसी नॉन एससी एसटी ने कब्जा कर लिया, उसका फायदा वो उठा रहा है, तो वो समरी ट्रायल में आता है। 183 बी धारा में उसका मुकदमे दर्ज हुई, 10-10 साल से पेंडिंग पड़े हैं, उसमें एससी एसटी के अफसर आए, 10-10 साल से उसको रेगुलर शूट ट्रीट करके ना, रेगुलर मुकदमा ट्रीट करके उसके इश्यूज बना रहे, तनखे बना रहे, वो तो जवाब बहस और फैसला होता है। 90 दिन तो मैक्सिमम टाइम दिया, आप 10 दिन में डिसाइड कर सकते, ऑन स्पॉट डिसाइड कर सकते। मैंने एसडीएम जोधपुर 1987 में, जहाँ पे ये बिलाड़ा जगह है, वहां पे 30-30 साल से अलॉटमेंट लेटर लिए घूम रहे हैं, उनको यही नहीं पता जमीन कहाँ है। मौके पे कागज पे लिखवाया, मौके पे जवाब मांगा, मौके की नजाकत, मौके पे फैसला छोड़ दिया और मौके पे कब्जा। हर हफ्ते मैं बिलाड़ा में जाके 2 आदमियों को मिला के 50 लाख की वो जमीन होती थी, 2 आदमी मिला के करोड़पति बनाता था हर हफ्ते एक। तो ये 90 दिन में डिसाइड क्यों नहीं करते? शर्म क्यों आती है? डर किस बात का लगता है? एज आरएस अफसर जो आईएएस से प्रमोट हो गए, हम अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन 183 बी को पढ़ के जाए। क्योंकि जब मैं डिविजनल कमिश्नर, जहां पे मैं कलेक्टर रहा, वहां पे तो मैंने कर ही दिया। डिविजनल कमिश्नर बीकानेर था, तो गंगानगर कलेक्ट्रेट में गए, वहां पे बड़ी मारामारी है, आरपी सिंह जी को पता है अच्छी तरह। तो 183 बी के वही 10-10, 12-12 साल से फाइलें पेंडिंग पड़ी। तो भाई किसने रोका आपको? तो मैंने एक की उसकी एज वाइज उसका स्टेटमेंट मंगवा लिया, पहले 2 दिन पहले कह के ना कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब की प्रेजेंस में तहसीलदार, एसडीएम, सारे मिला के 10-11 एसडीएम। तब उनसे एक ही सवाल पूछा कि 183 बी कितने लोग पढ़ के आए, और अगर पढ़ा है तो समरी ट्रायल को आपने 90 दिन से आगे कैसे बढ़ाया? अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो मैंने सारा प्रोसेस समझा दिया, कानून की प्रक्रिया, मंशा प्रक्रिया सब समझा दिया। मैंने 30 दिन में अगली मीटिंग फिक्स कर दी। अगर एक भी फाइल पेंडिंग मिल गई तो उल्टा टांग दूंगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज कराऊंगा सब। और 1 महीने 30 दिन में जब दोबारा मीटिंग हुआ, एक भी फाइल पेंडिंग नहीं थी। अब बात आती एशियार्स की। एक ऐसे भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आए जो उनकी 2 एशियार जिसको मैंने रिव्यू करना था। एशियार एडिशनल चीफ इंजीनियर ने लिख रखी है और दोनों में जस्ट सेटिस्फैक्ट्री लिख रखा है, जो मतलब अपने आप में एक बड़ा दाग है आज के दिन। क्योंकि जब तक आप वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग में नहीं है, तो आपके जो मेरिट्स प्रमोशन होंगे वो तो होंगे नहीं। तो उसमें मैंने उसकी दोनों, जब अब ये इंप्रेशन बन चुका है कि एक लेवल इंप्रूव कर सकते हो आप, एक लेवल क्यों करें, मैंने दोनों सेटिस्फैक्ट्री आउटस्टैंडिंग लिखा और 10-10 लाइन लिख के अपने ऊपर लेके उसको इंप्रूव किया, आउटस्टैंडिंग लिखा। और अगर वो नहीं लिखता तो एडिशनल चीफ नहीं बनते, और एडिशनल चीफ नहीं बनते तो चीफ कभी बनना ही नहीं था। ये आपने वो जैसलमेर से वो यंगेस्ट चीफ इंजीनियर फ्रॉम आर ग्रुप, जो जैसलमेर से जनरल सीट से एमएलए भी रहे, अब उस ध्यान हो गया, उन्हीं का केस है। फिर जहां जिस भी महकमे में मरा, 17 शीशे के चार्जशीट 10-10 साल के लिए पेंडिंग रखे हुए, वो भी समरी ट्रायल है, सबकी निपटाई। 16 शीशे जो 17 शीशे सबकी निपटा दी। जो कितना भी कर रखा, मेलाफाइड नहीं है, ये है वो है, प्रोसीजरल मिस्टेक्स लगा के ना उनको माफ कर दिया। किसी की इंक्वायरी मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ी।
अब जब थोड़े समय में होम सेक्रेटरी रहा, तो जब इंस्पेक्टर जब डीपी सीओ बनने की मतलब आरपीएस बनने की स्टेज पे आता है तो उसको चार्जशीट दे देते 17 सीसी अब, और उसे एशियार खराब कर देते। बहुत माने हुए डीजीपी थे, जो डीजीपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिटायर हुए, वो उनकी सारी खराब की, सैकड़ों एशियार सारी शुद्ध कर दी, क्लीन चिट कर दी। अब 17 सीसी की बात के ऊपर मैं कहूंगा कि एक बार बात है 110 SC ST के ऑफिसर्स का वो 10 से 12 साल से पेंडिंग पड़ी है आईएएस के लिए प्रमोशन के लिए, और वो प्रमोशन के लिए पेंडिंग पड़ी है। तो मैंने वही सबने टाइगर ले लिया, चीफ सेक्रेटरी मैंने मीटिंग नहीं करनी थी और मैंने यही स्टैंड लेके बैठ गया। कानूनी प्रोविजन ये है। अब इसको कैसे, जिसने भी 90 दिन से ज्यादा ये फाइल पेंडिंग रखी है उसको इलेक्शन के लिए, क्योंकि जाति के कारण और इनके ऊपर ये पेंडिंग रखी गई, उनके इलेक्शन के लिए उनको चार्जशीट क्यों नहीं दी जाए? बात उड़द की, अगर सबको चार्जशीट दिलवाएगा, पूरे कार्डर को, IAS IPS को सबको चार्जशीट दिलाएगा, तो उन्होंने कहा कि तू चाहता क्या है ये बता चीफ से। मैंने कहा तो भाई ऐसा है, इसको फैसला कर दो सबको, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, और नहीं तो मैं हंगामा करूंगा, बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, चीफ सीएम से मिलूंगा, गवर्नर से मिलूंगा। तो वो कहने लगे कि ठीक है 1 हफ्ते का टाइम, वो 5 दिन में सारी डिसाइड होगी। स्टार्टिंग का टाइम है 5 दिन में सारी डिसाइड होगी। मजे की बात है 110 की फाइल जो डिसाइड हुई उसमें एक में भी सजा नहीं मिली, और सारे सीधे सिलेक्शन स्केल में RS में प्रमोट हुए। तो हमें और स्पोर्ट जब तक हमें ये नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं जुटाएंगे, पढ़ाई लिखाई को बराबर अपडेट नहीं रखें कानूनी रूप से, तो IAS IPS बनने से कोई फायदा नहीं। मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ नए IAS IPS अफसरों को, जिनको मान सम्मान करने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं, कि वो अपनी शक्ति को पहचानेंगे और शक्ति को पहचान के न्याय करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय भीम, जय।